ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो मेरा नाम है आदर्श पटेल और उम्मीद है आपकी पढ़ाई यार बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप इस चैप्टर को जेनेटिक्स को काफी ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे होंगे और उम्मीद है कि ये जो जेनेटिक्स चैप्टर है आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। खैर, जेनेटिक्स से नहीं, डिसेंट स्टार पे पढ़ाया हुआ हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट काफी क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और आप किस चैप्टर ये जो टॉपिक है, फिर किसी चैप्टर के सब टॉपिक है, मतलब किसी भी चीज को आप कैसे इन डेप्थ में चाहते हैं। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप इन डेप्थ लेक्चर चाहते हैं तो इसके भी बारे में बताइए, हम अपना पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। अगर एक सिंगल कमेंट भी आता है किसी बच्चे का तो हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे उस कमेंट में उसका नाम भी लिया जाए और उस टॉपिक को बताया भी जाए, है ना। पूरा इन डेप्थ लेक्चर हम उसके ऊपर भी अपलोड करेंगे। तो गाइज, हमने शुरू किया था अपने चैनल पे जेनेटिक्स, जो एक काफी बच्चों को डरावना सा चैप्टर लगता है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं यार, आपने देखा ही होगा जेनेटिक्स कितना एकदम आसान सा चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर में अपने, ठीक है ना। बस जरूरत इस बात की है, इसमें हम कितना पेशेंस ले करके कितने अच्छे तरीके से कितनी आसान भाषा में समझ जाते हैं। कुछ चैप्टर होते हैं ऐसे जिसमें स्टूडेंट का रोल ज्यादा होता है ना। पर कुछ चैप्टर बायोलॉजी के अंदर सेम टाइम पे ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर में स्टूडेंट के रोल से ज्यादा उसका टीचर का रोल यार इम्पोर्टेंस होता है। जैसे जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन में डेटा को क्या किया गया है, एनसीईआरटी ने काफी कंप्रेस फॉर्म कर दिया है। काफी कुछ चीजें को छुपा करके उसने सब कुछ बताया है। एनसीईआरटी ने जेनेटिक्स, इवोल्यूशन और मॉलिक्यूलर बेसिस को ऐसे लिखा है एनसीईआरटी को लाइन को कि समझो तो जाने, है ना। कुछ उसने पहले जैसा क्रिएट कर दिया है। तो इस टाइप के चैप्टर के अंदर में कभी कभी यार टीचर का इंपॉर्टेंस ज्यादा बन जाता है और बच्चों को जो टीचर बताता है वही याद करना होता है। पर सेम टाइम पे अगर हम देखें माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर को देख लें और जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को देख लें, जिसमें चीजें याद करने टाइप से ज्यादा है, तो उसमें स्टूडेंट का रोल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रोल ऑफ टीचर, है ना भाई। तो चलिए भाई, बिना ज्यादा हम समय को गंवाए हुए इसी सब खूबसूरत बातों के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में जेनेटिक्स के हमने ऑलमोस्ट डिग्री तक खत्म कर लिया था। उसके बाद आज बचा है सारा जेनेटिक्स वाली बीमारियां, मतलब कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है चाहे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो अपना एक ये वाला सेगमेंट है जो लास्ट सेगमेंट है बचा हुआ है। खैर, आइए हम देखते हैं आज पूरा का पूरा मेंडेलियन डिसऑर्डर और देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर एक जनरेशन से लेकर के दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट होता है, पैटर्न क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर को ट्रांसमिट होने का। और इसके साथ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यार बहुत ही खूबसूरत भाषा में समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए गाइज, यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, लास्ट टर्म में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, है ना। देखिए, हर एक चैप्टर को पढ़ाने का तरीका क्या है आप देख ही रहे होंगे, डिसेंट स्टार पे चेंज है। कुछ चैप्टर को मैंने फुल्ली एनसीईआरटी से ही पढ़ाया है, एनसीईआरटी का एक एक लाइन डिट्टो जैसा था ऐसा ही पढ़ाया है। कुछ चैप्टर में क्या चीज होता है, एनसीईआरटी की लाइन जो कॉम्प्लेक्स है उसको हमें सिंपल भाषा में लिखना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, और उसमें डेटा इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तो इसलिए मैंने आपके लिए अपने काफी सुंदर सुंदर हाथों से, है ना, आपके लिए सब काम आसान कर दिया है और आपके सामने एग्जैक्ट हम जेनेटिक्स को ऐसे परोस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लो भैया, इतना पढ़ लो तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना। इतना पढ़ो, इसके ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है ना जी। तो चलिए साहब, ये आप देखिए ध्यान से, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है ना, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हम देखते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में जल्दी जल्दी सब कुछ हम समझने की कोशिश करें। देखिए, कहानी कहाँ से शुरुआत होती है, तो कहानी साहब वहीं से शुरुआत हुई थी जहां से पेडिग्री एनालिसिस की शुरुआत खत्म किए, है ना। पेडिग्री एनालिसिस को हमने देखा, पेडिग्री एनालिसिस का लेक्चर जिसने भी नहीं देखा है प्लीज एक बार आप जाइए और पेडिग्री एनालिसिस का लेक्चर खत्म करके आइए, ताकि आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर फिर आगे न जिंदगी में कभी देख पलट के देखना ना पड़े। बस एक सिंगल 55 मिनट जो आप इन्वेस्ट करोगे, पूरी लाइफ टाइम आपका इन्वेस्टमेंट बन के रहेगा, है ना भाई। देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या चीज होते हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, या फिर यूं बोले कि जनरेशन वाइज चीजें जो ट्रांसफर होती है, या फिर जो फादर से सन में जाता है या फिर फादर से अपने चाइल्ड के अंदर में जाता है, वो सब डिसऑर्डर हम जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर में कंसिडर करते हैं, है ना साहब। तो देखिए साहब, यहाँ पे जो अपना जेनेटिक डिसऑर्डर होता है इसके दो मेन टाइप्स हैं। क्या है, इस अपने जेनेटिक डिसऑर्डर के साहब दो मेन टाइप्स हमने बता दिए।
पहला जो टाइप है जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर में, एक कैटेगरी ये है अपना मेंडेलियन डिसऑर्डर, है ना। पहली की जो कैटेगरी होगी मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेम टाइम पे दूसरी जो कैटेगरी होती है अपनी, ये होती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना। तो दूसरी जो कैटेगरी है कौन सी होगी भैया, अपना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक। तो एक बार यहाँ पे देखिए आप, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर में मेन डिफरेंस हमें क्या देखने के लिए मिलता है ना। मेन डिफरेंस क्या होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। मेंडेलियन डिसऑर्डर की जब भी हम बात कर रहे हैं तो सीधा आप याद रखिए कि इट फॉलोज द मेंडल पैटर्न। क्या बोला, इट फॉलोज द मेंडल पैटर्न। मेंडल ने जिस तरीके से पी प्लांट में कर एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, मेंडल ने जिस तरीके से पी प्लांट के अंदर में एक्सपेरिमेंट किया था और जो भी लॉज जो भी थ्योरम मेंडल साहब ने दिया था, ये सारे पैटर्न को ये फॉलो करेगा। ये जो डिसऑर्डर है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक। इसके कुछ एग्जांपल है, नाम पहले पढ़िए फिर आपको काम समझ में थोड़ा और आएगा। जैसे कि सिकल सेल अनेमिया, पीकेयू का मतलब नहीं है, इसका मतलब है फिनाइल कीटोन्यूरिया, एंड देन थैलासेमिया, इसके साथ साथ सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सारे डिसऑर्डर मेंडेलियन जो क्रॉस मेंडल ने जिस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और डायहाइब्रिड क्रॉस किया और जिस तरीके से डिजीज ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर में, ऐसे ही ये डिजीज ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स कि ये जो डिजीज होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसको हम एक पेडिग्री के चार्ट पे अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं, अच्छे से पेडिग्री का चार्ट हम इनके लिए बना सकते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर पेडिग्री चार्ट भी देखिए भाई प्रिपेयर कर रहे हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक्चुअली में होता क्या है साहब, तो एक्चुअली इसके अंदर होता भैया अल्टरेशन या फिर म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। मतलब कि एक सिंगल जीन पे, एक सिंगल जीन के साइट पे क्या हो जाएगा, अल्टरेशन हो जाएगा या फिर यहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है इसके अंदर में क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा पॉइंट म्यूटेशन। क्या देखने के लिए मिलेगा साहब, इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा साहब पॉइंट म्यूटेशन। मतलब कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं इसमें पॉइंट म्यूटेशन क्या चीज होता है, तो इसको मैंने म्यूटेशन वाले लेक्चर में बताया है। जैसे पॉइंट म्यूटेशन एक बार और समझिए, जैसे कि अमीनो एसिड के लिए को बनाने के लिए कोडॉन्स लेके होते हैं हमारे मैसेंजर आरएनए के ऊपर में, ठीक है ना। फिर सब कोडॉन होते हैं, नाइट्रोजनस बेस जो होता है उसको कोडॉन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हर एक जो 3 कोडॉन होते हैं, ये 3 कोडॉन मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। पॉइंट म्यूटेशन के अंदर में क्या होता है, एक सिंगल जो बेस है, एक जो सिंगल बेस पेयर है इसके अंदर में चेंज, बेस पेयर ना बोल के हम सिंगल बोलेंगे, एक सिंगल बेस के अंदर में चेंज हो जाएगा। मतलब एक सिंगल कोडॉन के अंदर में अगर कोडॉन बोलते हैं तो कोडॉन तो ट्रिपलेट हो जाएगा, तो हम बेस ही बोलेंगे। तो अगर एक सिंगल बेस पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। मतलब एक सिंगल पॉइंट के अंदर में अगर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, दैट मीन्स वहां पे हो रहा होगा साहब पॉइंट म्यूटेशन, ठीक। चलिए साहब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या चीज है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। जब हम डिग्री बना रहे थे तो हमने एक्स लिंक्ड देखा, वाई लिंक्ड देखा, ऑटोसोमल डोमिनेंट देखा और ऑटोसोमल रिसेसिव देखा। तो जो भी हम डिग्री के अंदर में पढ़े हैं सारा का सारा टॉपिक अपना आगे मेंडेलियन डिसऑर्डर में आ जाएगा। और डिग्री जो हम बनाते हैं मेंडल के क्रॉस और मेंडल को ही देख करके बनाते हैं, है ना। मेंडल ने जो लॉज दिए, जो थ्योरम दिए, उसी के बेस पे हम साथ डिग्री बनाते हैं। दैट मीन्स कि डिग्री के अंदर में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है मेंडेलियन डिसऑर्डर वो हर एक चीज को क्या करेगा साहब, फॉलो करेगा। चलिए जी इसके बाद अगला क्या चीज है, ये जो एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड सब मैंने आपके सामने लिख ही दिया, तो ये सब कुछ आपको दिख ही रहा होगा। चलिए साहब यहाँ पे आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा दूसरा क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जो जो अपने मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर में पढ़ा है इसका अगर आप थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं सब आ जाएगा आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। जैसे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर मेंडल पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन ये मेंडल पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। इस अगर ये मेंडल पैटर्न को फॉलो नहीं करता है तो हम इसको पेडिग्री पे हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये जो होता है इंक्रीज या फिर डिक्रीज, अगर क्रोमोसोम के नंबर में इंक्रीज या फिर हम डिक्रीज करते हैं तो हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे क्या होता है मेंडल डिसऑर्डर के अंदर में, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है साहब अल्टरेशन या फिर म्यूटेशन। अल्टरेशन देखेंगे या फिर म्यूटेशन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर में। चलिए साहब इसके बाद क्या है, ये जो है अपना सिंड्रोम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम भी इसके एग्जाम्पल है ना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के जो एग्जाम्पल है, जो मेन एग्जाम्पल है, हो गए अपने डाउन सिंड्रोम और हो गए अपने टर्नर सिंड्रोम।
चलिए साहब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज है, आगे देखिए यहाँ पे है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के ग्रुप। क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के ग्रुप। ठीक है ना? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के मतलब क्या टाइप्स हो सकते हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर में अपने दो मेन डिजीज आते हैं जिसको हमें पढ़ना है। देखिए जस्ट सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो कुछ भी हमने बताया, अभी हमने मेंडेलियन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बताया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम सब पढ़ने वाले हैं, जितना भी हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे यहाँ पे, अब हम जो डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं ये मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इस मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर में हमें खास करके देखो, हमें वाई लिंक डिसऑर्डर के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के बारे में अभी पढ़ना है। ठीक है ना? तो अभी हम एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के अंदर में दो आते हैं जो अपने कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, इसको पढ़ लेते हैं, है ना? इसके बाद जैसे हम जाएंगे तो रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है ना? जो रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर है उसके लिए हमने एक अलग लेक्चर बना दिया है। ठीक है ना? जैसे कि उसमें सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया और थैलासीमिया, इसके लिए हमने एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है, आपको दिख जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। इसके बाद हम आगे एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के जितने भी हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, इन तीनों डिसऑर्डर के ऊपर में हमने एक सेपरेट लेक्चर बना दिया है। तो भी आज के इस लेक्चर के अंदर में, आज इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर में साहब हम पढ़ने वाले हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर से ये ग्रुप। तो साहब देखिए यहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के ग्रुप की जब आप बात करेंगे, यहाँ पे आप बस देखते जाइए हमारे साथ, लेकिन आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब हुआ एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड का मतलब हुआ ये जो बीमारी है ये एक्स क्रोमोसोम पे ही हो, ठीक है ना? ये जो बीमारी है ये एक्स क्रोमोसोम पे ही लिंक है, इसका जो जीन है एक्स क्रोमोसोम पे ही पाया जाएगा। समझ में आया क्या? एक्स लिंक का मतलब हुआ कि इसकी इन दोनों बीमारी को जो जीन्स है, जीन्स जो है वो प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना? इन दोनों बीमारी के जो जीन्स होंगे एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होंगे, और इन दोनों जो बीमारी के जो जीन्स होंगे किस फॉर्म में होंगे? तो रिसेसिव कंडीशन में होंगे, है ना साहब? ये रिसेसिव फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दो है, एक कलर ब्लाइंडनेस है, दूसरा यहाँ पे है आपके लिए हीमोफीलिया। तो यहाँ पे एक बार हम पेडिग्री की पैटर्न को देखते हैं, किसको देखते हैं? एक बार हम पेडिग्री पैटर्न को देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ठीक। देखिए साहब, अगर आप पेडिग्री पैटर्न को देखेंगे तो अगर मैंने बार बार बोलूंगा आपसे यही कि अगर आप पेडिग्री एनालिसिस का वीडियो हमारा नहीं देखे हैं ना, प्लीज एक बार पेडिग्री एनालिसिस का वीडियो देख लीजिए। आपको वीडियो ना ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि जो आपको इसमें पढ़ना पड़े। बस आप पेडिग्री देख लो एक बार, आप 5 सेकंड के अंदर में जो मैं आगे 20-30 मिनट जो भी मैं भोगूंगा ना, आप 5 सेकंड के अंदर में सारा चीज 2 से 4 मिनट लगेगा बस। अगर आप अच्छे से पढ़ लिए 5 सेकंड में पीपीटी भी देख लोगे ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखिए जो भी अपने एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, पेडिग्री पैटर्न किसका है? तो ये अपना एक्स लिंक्ड हम पढ़ रहे हैं, तो एक्स लिंक्ड का एक्स लिंक्ड क्या पेडिग्री पैटर्न में क्या होता है, मैंने आपको बताया है पहले ही कि जो भी एक्स लिंक्ड वाले डिसऑर्डर होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें मदर क्या होगी? अफेक्टेड होगी। क्या है? इफ मदर इज अफेक्टेड एंड फादर इज नॉर्मल, अगर यहाँ पे क्या होगी, मदर जो है ना भैया, ये अपनी जो मदर है ये बीमार होगी, अफेक्टेड होगी, और फादर अगर नॉर्मल हुआ तो क्या हो जाएगा? सारे के सारे मेल चाइल्ड क्या हो जाएंगे? अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है ना? इसका अगर हम पेडिग्री बनाए तो हम पेडिग्री ऐसा बनाएंगे, जैसे देखिए मदर है अफेक्टेड है और फादर क्या है? नॉर्मल है, ठीक है ना? इसके मान लीजिए 2 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए, ठीक, 2 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए, यही तो है भाई, इसमें हंसना क्या है? तो सारे के सारे मेल चाइल्ड क्या दिखेंगे भैया अपने को? बीमार दिखेंगे, ठीक है ना? सारे के सारे मेल चाइल्ड क्या दिखेंगे? देखो ये दोनों के दोनों जो मेल चाइल्ड हैं, ऑल मेल चाइल्ड विल अफेक्टेड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसको समझने के लिए, इस पेडिग्री को समझने के लिए आपको एक क्रॉस देखना पड़ेगा। देखिए अफेक्टेड मदर, अफेक्टेड, यहाँ पे ये जो मदर है अफेक्टेड कैसे होगी? तो देखिए अफेक्टेड का क्राइटेरिया क्या है? रिसेसिव है। रिसेसिव है कि मतलब कि ये जो है ये अफेक्टेड हो जाएगी, मतलब कि इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे इसका जीन प्रेजेंट होना चाहिए। एक चीज मैं आपके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, देखिए अगर कोई चीज अफेक्टेड है तो उसको मतलब जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए पहले ही सब कुछ लिख दिया है। नहीं लिखा क्या भाई? कहीं तो मैंने लिखा हुआ है। हाँ,
देखना पड़ेगा इसको, कहीं तो मैंने लिखा हुआ है। जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, ये देखिए, कोई भी अगर क्या है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ भी है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब हुआ कि दोनों एक्स क्रोमोसोम में, जो दोनों एक्स क्रोमोसोम हमें दिख रहे हैं, इन दोनों पे कलर ब्लाइंड का जीन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जा करके ये जो फीमेल है, ये क्या है इन फीमेल, ये जो फीमेल है वो क्या हो पाएगी, डिजीज हो पाएगी। अगर सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर में, जैसे इन देखो दोनों क्रोमोसोम में से एक एक क्रोमोसोम के ऊपर में बस कलर ब्लाइंड का जीन है, तो जो फीमेल होगी वो बस कैरियर होगी। कैरियर जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, क्योंकि ये डिजीज क्या है, रिसेसिव कंडीशन में है। अगर ये डोमिनेंट कंडीशन होता ना तो एक ही जीन फाड़ के रख देता, मतलब एक ही जीन जो है ये बीमारी को, डिजीज को कॉज कर देता है, एक एक जो जीन है ये डिजीज कॉज कर देता है। इसी तरीके से मेल के अंदर में तो एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, तो मेल के अंदर में जो सिंगल एक ही तो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, तो देखो अगर एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम के भी ऊपर अगर अपना कलर ब्लाइंड का जीन प्रेजेंट है तो मेल होगा डिजीज, अगर नहीं है तो मेल हो जाएगा अपना नॉर्मल, मेल हो जाएगा क्या, नॉर्मल। तो यहाँ पे यही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस क्रॉस के माध्यम से, जो एक्स ही है तो क्या मिल जाएगा आपको, अफेक्टेड मिल जाएगा। तो मेरे ये चीज मैंने नीचे आपको जो दिखाया स्क्रीन में आ गया हुआ। तो देखिए यहाँ पे इसका क्रॉस कराया हमने, इसका क्रॉस कराया, मतलब कि अफेक्टेड फीमेल का ऊपर ही देख लिया, अफेक्टेड फीमेल का क्रॉस करा रहे हैं हम नॉर्मल मेल के साथ, तो यहाँ पे इसके 2 गैमेट बन जाएंगे अपने, और इसके भी अपने 2 गैमेट बन गए। अब देखिए जब हमने क्रॉस कराया, क्या बोला, जब हमने क्रॉस कराया साहब अफेक्टेड फीमेल का नॉर्मल मेल के साथ में, तो यहाँ पे जो लेडीज देखिए, यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड को देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड को आप देखेंगे तो गर्ल चाइल्ड आपको मिलेगी नॉर्मल, ठीक है ना, गर्ल चाइल्ड आपको क्या मिल जाएगी, गर्ल चाइल्ड आपको मिल जाएगी साहब नॉर्मल। और यहाँ पे देखिए जो मेल चाइल्ड है, क्या बोला, यहाँ पे जो दोनों मेल चाइल्ड है ये क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। समझ में आ गया क्या, तो यही तो मैं पेडिग्री के माध्यम से यहाँ पे भी आपको समझा रहा हूँ कि अगर अफेक्टेड मदर का मैरिज करा दिए नॉर्मल मेल के साथ, तो सारे के सारे जो मेल चाइल्ड है ना, जो सारे के सारे बच्चे हैं, मतलब जो मेल चाइल्ड है वो सारे के सारे डिजीज कंडीशन में आएंगे। बट जो फीमेल होगी ये क्या होगी, ये कैरियर हो सकती है ना भाई, एक कैरियर हो क्या सकती है, कैरियर होगी, ठीक है ना, ये बस कैरियर होगी या फिर नॉर्मल होगी। कैरियर अगर है तो उसको हम नॉर्मल ही कंसीडर करके चलेंगे। चलिए साहब, दूसरा कंडीशन इसका पेडिग्री में ये है, इफ मदर इज एटलीस्ट कैरियर, जो मदर है अगर मान लो वो अफेक्टेड नहीं है, पहले वाले हमने मदर को पूरी तरीके से अफेक्ट किया है और फादर को नॉर्मल किया था, इस वाले कंडीशन में हम मदर को क्या बोल रहे हैं, मदर को हम कैरियर बोल रहे हैं, ठीक है ना, मदर मदर जो है बस कैरियर है, अफेक्टेड नहीं है, मदर जो है कैरियर है, बस नॉर्मल है, मतलब इसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर में कलर ब्लाइंड का जीन तो प्रेजेंट है, बट मदर को पता ही नहीं है। अरे जीन जीन को देख करके थोड़ी बता पाएंगे, ठीक है ना, जब क्योंकि ये तो ऐसे भी डिजीज क्या है, रिसेसिव है ना, रिसेसिव कंडीशन में तो अपने आप को शो तो कर नहीं पाएगा, ठीक। तो देखिए मदर क्या है भैया, एटलीस्ट कैरियर हो, और इसके साथ फादर मस्ट बी अफेक्टेड, फादर क्या होना पड़ेगा, मस्ट अफेक्टेड, फादर जो है एकदम श्योर है वो अफेक्ट, ठीक है ना, फादर को एकदम 100% क्या होना पड़ेगा, अफेक्टेड होना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के अंदर में जो डॉटर है, मतलब जो डॉटर हो, फिर जाकर के हमारी जो डॉटर है ये अफेक्ट हो पाएगी। पहले कंडीशन में क्या था, मदर अफेक्टेड है पर जो फादर है नॉर्मल है, फिर क्या हुआ, पूरी जो डिजीज है केवल क्या हो रहा है, मेल में ही ट्रांसफर हुआ, मतलब पहले जनरेशन में सारे के सारे मेल आपको अफेक्टेड मिलेंगे, पर जो फीमेल है बस कैरियर मिलेगी या फिर नॉर्मल मिलेगी। पर इस कंडीशन के अंदर में, जैसे कि मैंने क्या बोला कि अगर मदर क्या है बस कैरियर हो और फादर क्या हो अफेक्टेड हो, तो डॉटर मस्ट बी अफेक्टेड, जो डॉटर है सर्टी के साथ हम बोल सकते हैं कि जो डॉटर हो क्या हो जाएगी, वो अफेक्टेड होगी। तो यहाँ पे देखिए मदर क्या है, कैरियर है, और जो फादर है ये बस क्या है, अफेक्टेड है। फादर क्या है, ये तो अफेक्टेड है, अफेक्टेड फादर है, और ये बस क्या है, मदर कैरियर है। फिर इनकी मैरिज हुई तो यहाँ पे देखिए ये जो डॉटर हुई ये अभी क्या मिल गई आपको, अफेक्टेड मिल गए। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो डॉटर है एक आपको नॉर्मल भी डॉटर मिल गई, तो सारी की सारी डॉटर अफेक्टेड मिलेगी क्या, नहीं, एक नॉर्मल डॉटर भी आपको मिल सकती है और एक अफेक्टेड डॉटर भी मिल सकती है। जैसे कि ये वाला आप डिग्री को देखें
तो मदर क्या है, कैरियर है, फादर क्या है, अफेक्टेड है, फिर एक डॉक्टर क्या है, एक डॉक्टर ने एक जो डॉटर है ये डिजीज कंडीशन में है, दूसरी डॉटर जो है एक कैरियर है, और यहाँ पे देखो जो सन है ये बीमार है और एक सन जो है पूरी तरीके से नॉर्मल है। तो अगर इस तरीके की आपको पेडिग्री दिख जाए, इस तरीके की आपको कहीं पे पेडिग्री दिख जाए, तो फिर आप क्या समझोगे, तो फिर आप तुरंत भैया समझ जाना कि ये जो है कलर ब्लाइंड की पेडिग्री है या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की पेडिग्री है ना भाई। देखिए, अगर आप इस चीज को समझ गए तो मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट फेंकता हूं, जरा इसको संभालिएगा। तो स्टेटमेंट क्या है कि इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, मतलब कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होते हैं, इट विल नेवर कैरियर, मतलब कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होते हैं इसमें कैरियर थोड़ी होता है, इट विल नेवर कैरियर, इट विल अफेक्टेड होगा या फिर नॉर्मल होगा। तो मतलब कि जो भैया एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं, एक्स लिंक्ड डिजीज मेल विल, एक्स लिंक्ड डिजीज में जो मेल है, वही मैं बोल रहा हूँ, एक्स लिंक्ड जो डिजीज है इसका जो मेल होता है ना कभी कैरियर हो ही नहीं सकता, या तो अफेक्टेड होगा या तो नॉर्मल होगा। अगर इस तरीके का नीट अगर ये चीटिंग कर ले और पेपर बना दे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप तुरंत इसको मार्क करके आइएगा। एक्स लिंक्ड अगर रिसेसिव डिजीज है तो उसमें जो मेल है क्या हो जाएगा, वो कभी भी कैरियर नहीं होगा, है ना, क्योंकि मेल के पास तो क्या है, बस एक एक्स और वाई है, एक ही एक्स है। अगर इसके ऊपर जीन लगा देंगे तो ये तो भाई डिजीज ही होगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये डिजीज ही होगा, कभी यार कैरियर नहीं बन पाएगा, है ना। चलिए साहब, अब जब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है ये है अपना कलर ब्लाइंड। खैर अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, अभी हम कलर ब्लाइंड का ही शुरुआत किए थे, पर एनसीआर अभी हम इसका क्या देखे हैं, पेडिग्री देखे हैं। पेडिग्री हम किसका देखे हैं, ये जो पेडिग्री हमने आपको बताया है, ये एक्स लिंक के लिए, मतलब सॉरी, एक्स लिंक रिसेसिव जितने भी डिसऑर्डर है सब में वैलिड हो जाएगा। और ये जो है सिकल सेल एनीमिया भी ये पेडिग्री फॉलो करेगा, और हीमोफीलिया भी इस ये वाली जो अभी मैंने ऊपर पेडिग्री बताया इसको करेगा। क्यों, क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस है और जो हीमोफीलिया है दोनों के दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ऊपर वाली पेडिग्री एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के लिए ही था, दैट मींस कि ये वाली जो पेडिग्री है ये सब फॉलो करेंगे जो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो चलिए भाई यहाँ पे हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर एक और है जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस, और कलर ब्लाइंडनेस हर एक साल एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम पहले कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ते हैं, ठीक। देखिए साहब, एनसीईआरटी के अंदर में कलर ब्लाइंडनेस को किस तरीके से इसने दिखाया, आपको क्या लिखा है इसको देखिए। कलर ब्लाइंडनेस का नाम ही सुन के लग रहा है कि ये कलर का अंधा है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ये कलर के अंदर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो कलर के अंदर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स कौन कौन से मेन कलर हैं, तो एक रेड कलर है और एक ग्रीन कलर है। तो रेड और ग्रीन इन दोनों कलर के अंदर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि रेड, इसके जो रेड और ग्रीन कलर के जो कोन्स होते हैं, आई में क्या होते हैं, रॉड एंड कोन्स, दो सेल होते हैं ना, रॉड सेल एंड कोन सेल, ठीक है ना। तो जो रॉड टेल होता है, रॉड जो सेल्स होता है, जो रॉड सेल्स है आई के, ये अपने क्या होते हैं, ट्यूलाइट विजन होते हैं, मतलब रात के लिए विजन होता है ना, और जो कोन्स होते हैं डे लाइट के लिए होते हैं। जो रॉड सेल होते हैं मतलब जो नाइट विजन के लिए होता है, डे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो कोन सेल्स होते हैं कलर को भी डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाला पर्सन है ये लाल और हरा कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, हरे को लाल बोलेगा, लाल को हरे बोलेगा, उल्टा बोलेगा, ठीक है। इसीलिए इनको जॉब कहाँ मिलती है, जो पायलट वायलट की जॉब होती है ना, जो रेलवे पायलट की जॉब होती है उसमें नहीं मिलती, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए साहब, इसका इसका टेस्ट, हाँ एक चीज मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ, इसका टेस्ट क्या है। तो इसका टेस्ट है इसियारा टेस्ट, इसियारा टेस्ट, ठीक। इसको इसियारा टेस्ट, हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो डॉक्टर के पास एक कॉपी होती है, उसमें ग्रीन कलर और ग्रीन कलर रहेगा, उसमें रेड कलर से कुछ लिखा रहेगा, ऐसे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से कुछ लिखा रहता है, डिजिट नंबर। तो वो जो कलर ब्लाइंडनेस को होते हैं ना, उसको डिफ्रेंशिएट करने में उनको दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो इस सियारा टेस्ट से हम कलर ब्लाइंडनेस का पता करते हैं, ठीक। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो फेल्योर इन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड और ग्रीन कलर, देखिए मैंने रेड को रेड से ग्रीन ग्रीन कलर से लिख भी दिया है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस वाले जो है अपना सियारा टेस्ट एक बार कर लो। यहाँ पे पहला जो रेड है वो रेड कलर से लिखा है, जो ग्रीन है ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। तो देखो कौन रेड को ग्रीन दिख रहा है और किसको ग्रीन को रेड दिख रहा है, तो मान जाओ कि कलर ब्लाइंडनेस है, जाओ डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। देखो इसमें क्या होता है,
म्यूटेशन हो जाते हैं, ठीक है ना, म्यूटेशन हो जाते हैं अपने एक्स क्रोमोसोम पे, जो जीन प्रेजेंट है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, उस जीन के अंदर में भैया म्यूटेशन हो जाता है, इसीलिए ये बीमारी हमें कॉज हो जाती है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में एक डेटा भी दे रखा है, 8% मेल में होता है और 0.4% फीमेल में देखने के लिए आपको मिलेगा। 8% देखो ज्यादा है ना, तो अभी अपने पेडिग्री के माध्यम से भी देखा है, जो एक्स लिंक्ड था वो मेल के अंदर में ट्रांसमिट हो रहा था ज्यादा, तो एक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर होते हैं ना, मेल जनरेशन में इसकी ट्रांसमिट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हमें मिलती है, और 0.4% ऑफ फीमेल, तो डेटा आपको याद करना है। इसका रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि इसके जो जीन होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने कुछ क्रॉसेस लाए हैं आपके लिए, इस क्रॉस को आप एक बार अपने कॉपी पे बनाइए और अपने हमारे रिजल्ट से आप मैच करिए। पहला क्रॉस क्या है, पहला क्रॉस है कि जो है कैरियर फीमेल के साथ एक अफेक्टेड मेल का हम क्रॉस करा रहे हैं। तो जब हमने क्रॉस कराया तो देखो हमें पहला ए मिला, फिर दूसरा यहाँ पे जो डॉटर है क्या है, डिजीज है, ये देखो डिजीज है, ये जो भी मेल है डिजीज है, और ये दोनों क्या है, ये तो अपनी नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल, ठीक। तो क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो अगर पूछेगा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी अफेक्टेड, परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी अफेक्टेड, तो जब बात आएगी प्रोजेनी की, प्रोजेनी में चारों बच्चे आ जाएंगे, ठीक। तो चारों बच्चे आ जाएंगे तो दो बच्चे 4। जब स्पेसिफिकली लिखिएगा कि सन अफेक्टेड या फिर मेल चाइल्ड कितने अफेक्टेड होंगे, तो फिर हम मेल चाइल्ड को कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरीके से अब डॉटर तो केवल और केवल हम डॉटर को देखेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हमें क्या मिल सकता है, कैरियर प्रोजेनी, जब कैरियर प्रोजेनी की बात आई तो सारे प्रोजेनी, प्रोजेनी की मतलब है सारे, कैरियर सन आया तो बस हम कैरियर देखेंगे, सन के केस में कैरियर डॉटर और नॉर्मल डॉटर, तो पूरा का पूरा यही सब क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे एक होमवर्क है, होमवर्क यही है कि हर एक चीज को तुम बहुत ही ध्यान से देखो, पेडिग्री को चार्ट को समझो, फिर जाकर के अपने भी मन से कुछ प्रोसेस कराओ, तब जाकर के शायद आपको समझ में आ जाएगा। और होमवर्क एक और है कि इस बार जो भी बच्चे नीट देंगे, मतलब कि 2026 के अंदर में, वो उनका होमवर्क ये है कि आपको स्टेथोस्कोप और व्हाइट एप्रन जरूर अपने कंधे के ऊपर में डाल लेना है ना। ये यही होमवर्क है हमारी तरफ से। देखिए भाई यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फीमेल का मैरिज हुआ है डिजीज मेल के साथ, ठीक है ना, डिजीज मेल के साथ। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, देखिए नॉर्मल फीमेल मिल गई, ठीक है ना, नॉर्मल देखिए मेल मिला है, यहाँ पे नॉर्मल फीमेल मिल गई, और यहाँ पे नॉर्मल मेल मिल गया। इस कंडीशन के अंदर में क्या हुआ, केवल ओनली कैरियर फीमेल इज प्रेजेंट, जो फीमेल है केवल इस कंडीशन में आपको कैरियर देखने के लिए मिल रही है। तो अगर स्टेटमेंट टाइप से कुछ क्वेश्चन आता है, प्लीज अगर आपको रिजल्ट याद है तो सॉल्व करना। फिर जेनेटिक्स के अंदर में कोई भी क्वेश्चन आता तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि भैया जो भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है बायोलॉजी को, ऐसे अंधेरे में तीर तुम मत मारो, प्लीज इसको पहले सॉल्व करो, फिर जाकर के आंसर को टिक मार्क करना। चलिए साहब, अगला जो टॉपिक है ये अपना हीमोफीलिया। क्या है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया से आपको समझ में आ रहा होगा हेमोग्लोबिन, ठीक है ना, एग्जैक्टली यार कुछ ऐसा ही बीमारी है, ठीक है ना। तो देखिए, और फिलिया, फिलिया का मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आपने नाम सुना ना, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है लव, ठीक है ना, वाटर से लव। तो देखिए जो हीमोफीलिया है ये भी जो अपना कलर ब्लाइंडनेस था, इसी की तरह ये भी जो है क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है ना। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, दैट मींस कि जो एक पेडिग्री कलर ब्लाइंडनेस में आपको समझाया, जो पेडिग्री आपको ऊपर समझाया, सेम का सेम पेडिग्री इसके भी अंदर में फॉलो होगा। तो अगर मैं वो क्रॉस नहीं कराने जा रहा है, इसके अंदर में डिजीज में होता क्या है, हेमोफीलिया जैसे अगर किसी को बीमारी है तो उसके अंदर में होगा क्या, उसके अंदर में होता क्या है कि एक जो सिंगल प्रोटीन है, ठीक है ना, जो कि कास्केड का पार्ट है, विच इज द पार्ट ऑफ कास्केड, कास्केड बोले तो जो ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है, उसको एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, उन्होंने समझाया था, ठीक है ना, और वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने समझाया था, फिर उन्होंने नाम भी दे दिया क्या, कास्केड थियरी, ठीक है ना, मतलब कि जो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है, एमसी कास्केड नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने समझा था, तो इन्होंने अपने ही नाम पे कास्केड थियरी दे दिया, और कास्केड थियरी के मदद से जो है हम ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया क्या, तो ये क्या, एक सिंगल प्रोटीन जो है पार्ट था, कास्केड था,
उसके अंदर वो क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया, उसके अंदर में क्या हो गया, हमें म्यूटेशन देखने के लिए मिलता है। तो और ये जो सिंगल प्रोटीन है, चूंकि ये कास्केड का पार्ट था, दैट मीन्स कि एक ब्लड क्लॉटिंग को रेगुलेट करता था, तो इसी वजह से ब्लड क्लॉटिंग के अंदर में अब क्या हो जाएगा, दिक्कत आने लगेगा। तो इस कंडीशन के अंदर में क्या होता है, सिंगल कट विल रिजल्ट इन द नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। अगर एक छोटा सा भी सांप कट लग जाएगा ना, तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगा, ठीक ना। दूसरा क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल या फिर डॉटर बीइंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में ही आ गया होगा, एनसीईआरटी के अंदर में लिखा है कि जो फीमेल को हेमोफीलिया होने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो क्या होती है, बहुत ही रेयर हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो दोनों क्रोमोसोम के ऊपर में इसका जो है जीन होना चाहिए, तभी जाकर के अपने आप को शो करता है, जैसे आपका सारा पेडिग्री मैंने दिखाई दिया है। अगला क्या है, मेल इज अनवायबल इन लेटर स्टेज, ये भी एक लाइन हेमोफीलिया के लिए लिखा है। अनवायबल मतलब कि लेटर स्टेज में क्या होता है, मेल जो होता है मर जाता, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, पिडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया। अगर आप क्वीन विक्टोरिया की फैमिली पिडिग्री को आप चेक करोगे ना, फिर आपको क्या मिलेगा, हेमोफिलिक डिसेंडेंट मिल जाएगा। तो जिसको आप, अगर आपको ज्यादा क्या है, इच्छा है देखने की क्वीन विक्टोरिया का जो फैमिली डिसेंडेंट है, ठीक है ना, तो इसके लिए आप जरूर एक बार नेट पे सर्च क्वीन विक्टोरिया का जो फैमिली डिसेंडेंट है, ठीक है ना, कैसे हेमोफीलिया ट्रांसमिट हुआ है क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में, तब जाकर के सारी चीजें यार आपको अच्छे से यहाँ पे दिख जाएगी, क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में किस तरीके से डिजीज इनके फैमिली के अंदर में ट्रांसमिट हुआ है। उम्मीद है जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मैंने लेक्चर लिया है, ये पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसमें क्लब ब्लाइंडनेस हेमोफीलिया आप पूरी अच्छी तरीके से इसकी डीप इनसाइट, डीप फील आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि डीप डिसेंट स्टार के चैनल पे हम बायोलॉजी में काफी डीप में जा करके काफी हम बायोलॉजी का डीप फील देते हैं, एक अच्छा इंटरेस्ट जगाते हैं, और यहाँ पे हर चीज हम बहुत ही बेसिक लेवल से हम एक मास्टर एनसीईआरटी का स्ट्रोक डालते हैं, मास्टर एनसीईआरटी का लेक्चर डालते हैं, जिससे बच्चे का बेस तैयार हो जाए। और अगर वो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहा है, अगर किसी साल ना हो तो अगले साल उसको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, थोड़े मोड़े हमसे भी अच्छे टीचर से अगर वो पढ़ ले, तो उसके तैयारी में चार चांद लग जाए, और कहीं ना कहीं बच्चे को फायदा होना चाहिए। उसको अपना एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, उसको क्या मिल जाए, उसका एग्जाम एंट्रेंस निकलना चाहिए, जो भी ग्रेजुएशन के लिए वो ट्राई करता है। तो हमारा मोटो बस यही है। तो मिलते हैं यार अगले लेक्चर में ऑटोसोमल रिसेसिव लेक्चर को लेकर। चलिए साहब, इसी तरीके से आप हमारे डिसेंट स्टार के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। एंड ऑलवेज साइनिंग स्टार।